Critical appreciation of Frost at Midnight by Samuel Taylor Coleridge. कॉलरिज की ये पोइम, इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन हम पढ़ रहे हैं. Frost at Midnight is one of the finest conversation poems of the Romantic Age. रोमांटिक एज की सबसे अच्छी कन्वर्सेशन पोइम्स में से एक है. कन्वर्सेशन पोइम्स से हमारा क्या तात्पर्य है? कन्वर्सेशन पोइम का मतलब है कि एक पोइम जो बातचीत के अंदाज में लिखी गई है, चाहे कवि खुद से बात करता हो या किसी पास बैठे दूसरे व्यक्ति से बात करता हो. Written in a calm and reflective mood, the poem presents the poet sitting alone at midnight, observing the silent frost and thinking deeply about his life, his childhood, the future of his child. सारे मुद्दे जो जो इस पोइम में हुए हैं, देखिए हमने एक सेंटेंस में यहां पर बता दिए हैं. ये एक अच्छा राइटिंग स्टाइल रहता है. एक काम और रिफ्लेक्टिव मूड में, चिंतनशील मूड में बैठे हुए कवि ने आधी रात को वो अकेला बैठा है, जब उसके घर के बाकी मेंबर सो चुके हैं और बर्फ, हल्की फुल्की बर्फ हवा में गिर रही है, और वो जीवन के बारे में गहराई से सोच रहा है, अपने बीते हुए बचपन के बारे में सोच रहा है और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रहा है. द पोइम इज सिंपल इन फॉर्म येट रिच इन मीनिंग. ये पोइम अपने अंदाज में, अपनी फॉर्म में बड़ी सिंपल है, परंतु इसका मीनिंग बड़ा गहरा है. इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स रोमांटिक फीचर्स सच एज लव ऑफ नेचर, इमेजिनेशन, सब्जेक्टिविटी, एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस. रोमांटिसिज्म की बात करें तो रोमांटिक फीचर्स जैसे प्रकृति के प्रति प्रेम, कल्पना, पर्सनल एलिमेंट, सब्जेक्टिविटी और एक इंडिविजुअल के अपने निजी एक्सपीरियंस की बातें इस कविता में हुई हैं, जो कि सब के सब रोमांटिक फीचर्स हैं. द सेटिंग ऑफ द पोइम इज क्वाइट एंड पीसफुल. सेटिंग ऐसी है, एक कमरे में कवि बैठा हुआ है, वहां आग जल रही है, बच्चा सो रहा है, बिल्कुल पीसफुल मूड है. इट इज कोल्ड विंटर नाइट एंड एवरीथिंग अराउंड द पोइट इज साइलेंट. ठंडी रात है, कवि शांत और अकेला है. द फ्रोस्ट इज वर्किंग साइलेंटली. बाहर बर्फ जो गिर रही है वो चुपचाप अपना काम कर रही है. एंड देयर इज नो विंड. हवा चल नहीं रही है. इवन द पीपल इन द पोइट्स कॉटेज आर एस्लीप. कवि के घर में सब के सब लोग सो रहे हैं. ओनली द सॉफ्ट क्राई ऑफ एन आउल ब्रेक्स द साइलेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम. एक उल्लू के बच्चे की आवाज, उसके चीखने की आवाज, बहुत ज्यादा ठंड के कारण हो सकती है, उसके चीखने की आवाज आती है और समय समय पर वो शांति को भंग करती है. याद दिला दूं आपको कि एस.टी. कॉलरिज ने सुपर नेचुरल एलिमेंट का हिस्सा चुना था, जबकि वर्ड्सवर्थ ने नेचुरल एलिमेंट का हिस्सा चुना था 1798 के लिरिकल बैलेड्स में. तो यहाँ पर एक थोड़ा सा एक स्ट्रेंज एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि उल्लू के बोलने की आवाज है. दिस डीप काम्स क्रिएट्स अ परफेक्ट एटमॉस्फियर फॉर मेडिटेशन. ये जो शांति है, ये एक परफेक्ट एटमॉस्फियर पैदा करती है चिंतन के लिए. However, the silence is so intense that it almost disturbs the poet's thoughts. साइलेंस इतनी गहरी है कि वो कवि के विचारों को भी डिस्टर्ब कर देती है. दिस शोव्स हाउ क्लोजली द पोइट इज कनेक्टेड टू हिज सराउंडिंग्स एंड हाउ सेंसिटिव ही इज टू नेचर. इससे ये भी पता चलता है कि कवि प्रकृति के प्रति बड़ा सेंसिटिव है, and he is very much connected, very closely connected to his surroundings. This reflects romantic love of nature. और इससे रोमांटिक नेचर का पता, रोमांटिक लव ऑफ नेचर का भी पता चलता है. रोमांटिक पोइट जो प्रकृति से प्रेम करता है. द बिलीफ दैट नेचर इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन थॉट्स एंड इमोशंस. और ये विश्वास भी गहरा होता है कि आदमी के विचारों का, प्रकृति का उन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. A small but important image in the poem is a fluttering film of soot on the fireplace. जहां आग जल रही है वहां पर फ्लटरिंग फिल्म ऑफ सूट है, यानी कि आग की लो हल्का सा फड़फड़ा रही है वहां पर. इट इज ओनली थिंग दैट मूव्स इन द स्टिल रूम. दो ही चीजें जिंदा हैं, कवि है जिसमें कुछ मूवमेंट है, और दूसरा मूवमेंट है तो उस आग की लो में है जो फड़फड़ा रही है. द पोइट इमेजिन्स इट एज ए स्ट्रेंजर. कवि कल्पना करता है कि वो
आग की लो जो मूव कर रही है वो एक स्ट्रेंजर है एंड गिव्स इट ह्यूमन क्वालिटीज और उसको पर्सोनिफाई कर देता है. दिस रिफ्लेक्ट्स द रोमांटिक टेंडेंसी टू सी लाइफ एंड मीनिंग इन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स. इस प्रकार का सोचना कि आग की उस लो में जीवन है, उसको लाइफ दे देना, ऑर्डिनरी चीजों को मीनिंग दे देना, ये रोमांटिक लोगों की पहचान है. इट ऑल्सो शोज हाउ द ह्यूमन माइंड ट्राइज टू फाइंड कंपेनियनशिप. एक ये भी बात है कि आदमी किस तरह से किसी कंपनी की खोज करता रहता है कि कोई साथ मिले. मीनिंग इवन इन लाइफलेस थिंग्स. जीवन की वो चीजें जिनमें जान नहीं है उनमें भी साथी ढूंढने की कोशिश करता है. द इमेज बिकम्स स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द पोइट्स थॉट्स एंड मेमोरीज. कवि की थॉट्स के लिए, कवि की मेमोरीज के लिए ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है. द पोइम मूव्स फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट. ये तो बात रही प्रेजेंट की, यहां से वो पास्ट की तरफ भी मूव करता है. द पोइट लाइक ए ट्रू रोमांटिक गोज बैक टू द पास्ट. वो पास्ट को भी छूता है, रिमेंबर्स हिज ओन चाइल्डहुड, अपने बचपन को याद करता है. व्हेन ही वाज एट द स्कूल इन द सिटी, ही वाज एट स्कूल इन द सिटी, जहां स्कूल में पढ़ता था. ही फेल्ट लोनली एंड कट ऑफ फ्रॉम नेचर. वो अकेला महसूस करता था और वो प्रकृति से अलग था. ही यूज्ड टू सिट एंड वॉच द सेम काइंड ऑफ फ्लटरिंग फिल्म. वो इसी तरह से फड़फड़ाती हुई आग को देखा करता था, hoping that it was a sign that someone from his home would come to meet him. इस उम्मीद में कि शायद स्कूल का दरवाजा, कमरे का दरवाजा खुला है, शायद उसके घर से कोई आया होगा. He would dream about his village. वो अपने गांव के बारे में सपने लेता था, अपने घर के बारे में सपने लेता था, चर्च बेल्स के बारे में सपने लेता था, which he describes as poor man's music, जिनको वो poor man's music कहता है, चर्च की घंटियों को. These memories are full of longing and sadness. ये memories कवि के लिए longing है, sadness है. They show that his childhood was not happy or free. इससे पता लगता है कि उसका childhood happy नहीं था. The city and school life appear dull, restrictive and unnatural. शहर का स्कूल और बंधन की जिंदगी अननेचुरल थी, उसको अच्छी नहीं लगती थी. In contrast to his own childhood, the poet imagines a very different future for his child. वो कहता है मेरा बचपन अच्छा नहीं था, लेकिन वो कल्पना करता है कि उसके बच्चे का बचपन अच्छा होगा. He turns lovingly towards his sleeping baby. पालने में उसका बच्चा उसके पास सो रहा है. Expresses his hope that the child will grow up in close contact with nature. वो चाहता है कि उसका बच्चा प्रकृति के नजदीक रहे और प्रकृति की गोद में खिलता खिलता बड़ा हो. Unlike the poet, the child will not be confined to city life. जैसे पोइट सिटी लाइफ में कन्फाइंड रहा, शायद उसका बच्चा सिटी लाइफ में कन्फाइंड ना रहे, बट विल वॉन्डर फ्रीली अमंग लेक्स, माउंटेन्स एंड फील्ड्स. वो चाहता है कि उसका बच्चा लेक्स, माउंटेन्स और फील्ड्स में घूमे, वहां पर बड़ा हो. द पोइट बिलीव्स दैट नेचर इटसेल्फ विल बिकम द चाइल्ड्स टीचर. कॉलेज को उम्मीद है कि उसका बेटा हार्टली, जिसका नाम है, प्रकृति उसकी टीचर रहे. This is a key romantic idea that nature is the biggest guide, best guide for human life. आदमी के जीवन को अगर कोई दिशा दे सकता है तो सबसे अच्छी दिशा दे सकती है नेचर. This highlights the romantic rejection of artificial life, city life in favor of natural surroundings. रोमांटिक लोग आर्टिफिशियल सिटी लाइफ को रिजेक्ट करते थे और नेचुरल सराउंडिंग्स को पसंद करते थे, जो कि इस पोइम में भी देखने को मिलता है. Coleridge goes even further and presents a philosophical idea that nature is the language of God. Coleridge इससे भी आगे बढ़ता है और एक philosophical idea देता है कि जो नेचर है वो गॉड की लैंग्वेज है. According to him, God speaks through nature, and by observing and experiencing nature, a person can understand divine truth. गॉड नेचर के थ्रू बोलता है और नेचर को देख करके एक व्यक्ति डिवाइन ट्रूथ तक पहुंच सकता है. ही डिस्क्राइब्स गॉड एज द ग्रेट यूनिवर्सल टीचर.
कॉलरिज गॉड को ग्रेट यूनिवर्सल टीचर बताता है, नेचर को टीचर बताता है, हु टीचेस थ्रू ऑल थिंग्स. दिस आइडिया reflects the kind of spiritual belief known as pantheism. Pantheism, जहां पर प्रकृति को भगवान माना जाता है, गॉड इज प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ नेचर ये माना जाता है. इस प्रकार की आस्था रोमेंटिसिज्म में है. दस लर्निंग फ्रॉम नेचर इज ऑल्सो अ वे ऑफ कमिंग क्लोजर टू गॉड. इस प्रकार से नेचर के क्लोज रहने का मतलब है भगवान के क्लोज आ जाना. द पोइम एंड्स ऑन ए वेरी होपफुल एंड पीसफुल नोट. पोइम के आखिरी पार्ट जो है वो बड़ा ही एक उम्मीद जगाता है. द पोइट सेज दैट ऑल सीजन्स विल बी स्वीट टू ही चाइल्ड. उम्मीद करता है सभी मौसम मेरे बच्चे के लिए अच्छे होंगे, वेदर इट इज समर विद इट्स ग्रीनरी और विंटर विद स्नो एंड फ्रोस्ट. गर्मी का मौसम जो ग्रीनरी का मौसम है, सर्दी का मौसम जो स्नो और फ्रोस्ट का मौसम है. एवरीथिंग विल अपीयर ब्यूटिफुल. उसके बेटे हार्टली को सब कुछ अच्छा लगेगा. इवन सिंपल सीन्स लाइक बर्ड्स सिंगिंग इन विंटर, water drops falling from roofs or icicles shining in the moonlight will bring joy. पक्षियों के गाना विंटर सीजन में, पानी की बूंदों का गिरना बरसात में, और चांद की रोशनी में गिरता हुआ पानी के चमकते हुए आइसिकल बन जाना, ये सब कुछ खुशी देता है. दिस शोज दैट अ पर्सन हु लिव्स इन हार्मनी विद नेचर डेवलप्स अ पॉजिटिव एंड कंटेंटेड माइंड. इससे ये भी पता लगता है कि जो आदमी प्रकृति के साथ हार्मनी में रहता है उसका दिमाग पॉजिटिव होता है और बड़ा संतुष्ट रहता है. स्टाइल की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ स्टाइल द पोइम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स. ये पोइम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, लेकिन राइम स्कीम नहीं है, विच गिव्स इट्स अ नेचुरल एंड कन्वर्सेशनल टोन. मैंने बिल्कुल शुरू में आपको याद दिलाया था कि ये कन्वर्सेशनल पोइम है. इस पोइम का टोन कन्वर्सेशनल है. यूज ऑफ इमेजरी इज वेरी इफेक्टिव. इमेजरी बड़ी सुंदर, चाहे वो आउलेट की हो या फिर जो है ना आग की फड़कती लो की हो. स्पेशली इन डिस्क्राइबिंग साइलेंट नाइट एंड ब्यूटी ऑफ नेचर बड़ी सुंदर इमेजरी यूज किया है. द पोइम ऑल्सो शोव्स द टिपिकल रोमांटिक फीचर्स ऑफ इमेजिनेशन, सब्जेक्टिविटी एंड इमोशनल डेप्थ. इस पोइम में इमोशनल डेप्थ, पर्सनल एलिमेंट, इमेजिनेशन सब कुछ मिलता है. Thus, Frost at Midnight is a deeply personal poem, philosophical poem that reflects poet's unhappy childhood, that reflects Coleridge's belief in healing and teaching power of nature. Coleridge का ये विश्वास कि प्रकृति में हीलिंग पावर है, टीचिंग पावर है, उसको व्यक्त करती है. इट ब्यूटिफुली कॉन्ट्रास्ट द पोइट्स अनहैप्पी चाइल्डहुड विद द होपफुल विजन फॉर हिज चाइल्ड्स फ्यूचर. उसका अपना बचपन अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके बच्चे का बचपन अच्छा रहेगा, इस उम्मीद के साथ ये जो पोइम है वो दोनों चीजों का कॉन्ट्रास्ट पेश करती है. पोइम लीव्स द रीडर विद ए सेंस ऑफ पीस एंड फेथ इन नेचर एंड लाइफ. ये पोइम रीडर को शांति प्रिय छोड़ती है और उसका नेचर और लाइफ में विश्वास बन जाता है, एक ऐसे मोड़ पर छोड़ती है. धन्यवाद.